सीएम पुष्कर धामी ने आज उत्तराखंड परिवहन विभाग को बड़ी सौगात दी है। सीएम धामी ने आईएसबीटी से BS6 मॉडल की 130 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान कई मंत्री और विधायक भी उनके साथ मौजूद रहे। इसके साथ ही उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े में 130 नई बसें शामिल हो गई हैं। इससे प्रदेशवासियों को आने जाने में सुविधा भी मिलेगी। वहीं परिवहन विभाग ने सीएम धामी का आभार भी जताया है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा है कि नए मॉडल के 130 बसें शामिल होने से राज्य के विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो ये बसें निभाएंगी। नए मॉडल के तकनीक वाली बसों से सुविधा भी बेहतर होगी और जल्द ही इलेक्ट्रिक बसों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम धामी ने दीपावली और चालकों और परिचालकों को प्रोत्साहन राशि देने का भी ऐलान कर दिया है। ये जो हमारा मुनाफा प्रारंभ हुआ है, जो घाटे से हम उबर रहे हैं, उस गति को कम भी नहीं करेगा, रोकेगा भी नहीं। और विकास की जो रफ्तार है, उस रफ्तार को बढ़ाने में जहां हमारे परिवहन निगम के सभी अधिकारीगण काम करेंगे, हमारे कर्मचारी काम करेंगे, उन सबका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि राज्य के जितने भी हमारे संस्थान हैं, मेरा मानना है कि वो संस्थान निश्चित रूप से राज्य की प्रगति में उनका योगदान कहीं न कहीं सुनिश्चित होना चाहिए। उन सभी को लगना चाहिए कि हम राज्य की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से उनके मुख से शब्द निकले थे उस समय, वो शब्द थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उसको बनाने के लिए हम सबको प्रयास करना होगा और हम उस दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। बहुत सारे सेक्टरों में आज हम देश के चुनिंदा प्रमुख राज्यों में हमारा नाम आ रहा है। मैं अगर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात करूं, जो नीति आयोग भारत सरकार के प्रतिवर्ष आंकड़े आते हैं, इंडिकेटर जारी होता है, उस इंडिकेटर में हमारा उत्तराखंड पूरे देश के सभी राज्यों में पहले नंबर पर आया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में, ये हम सब लोगों के लिए जहां बड़ा प्रोत्साहन है, वहीं हम लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती भी है कि जो स्थान हमारा पहले नंबर पर आ गया है उसको हम बनाए रखें। और उसके लिए हमको कठिन परिश्रम करना होगा। जिन जिन विभागों में, जिन जिन सेक्टरों में हमने अच्छा काम किया है, वहां पर हमको स्थिरता के साथ और आगे बढ़ना होगा। और जहां हमारा प्रदर्शन, हमारे परिणाम उतने अच्छे नहीं आए हैं, वहां हमको अच्छे परिणाम लाने होंगे। इसलिए हम सबको एक में होकर काम करना होगा। आज मैं ईज ऑफ डूइंग की बात करूं, उसमें भी हम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टार्टअप के क्षेत्र में जहां हम अचीवर्स की श्रेणी में होते थे, आज हम वहीं पर लीडर्स की श्रेणी में आ गए। अच्छा निवेश जहां हो रहा है, उन राज्यों की भी प्रथम श्रेणी के राज्यों में हमारे राज्य का स्थान आया है। बेरोजगारी कम होने वाले राज्यों में भी 4.4% की हमारी जो बेरोजगारी दर है वो घटी है। इसके साथ साथ जीएसडीपी में 1.3% गुना की जो है हमारी वृद्धि हुई है, यानी कि 33% हमारी जीएसडीपी बढ़ी है। आज हम हर क्षेत्र में, आप कहीं भी जाते होंगे, मैं भी देश दुनिया में अनेक स्थानों पर गया हूं, आज हमारे उत्तराखंड के जो यहाँ के प्रवासी हैं, उन सभी प्रवासियों को भी गर्व होता है कि हिमालय का हमारा राज्य, हमारा पैतृक राज्य, हमारे पूर्वजों का राज्य, वो राज्य तेजी से विकास करने वाले राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो रहा है। उस लाइन में, उस कतार में हमारे राज्य का नाम आ रहा है। वह भी गौरवान्वित होते हैं कि हमारे उत्तराखंड के लोग प्रयास कर रहे हैं, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है कि आप इसी प्रकार निरंतर प्रयास करते हुए निगम की, राज्य की जो बढ़ोतरी है, उसका मुनाफा है, राज्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते रहेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा 13 से अधिक नए बस स्टैंडों और कार्यशालाओं का निर्माण भी कराया गया है। इसके साथ ही 14 स्थानों पर स्टैंडों और कार्यशालाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिनमें से 4 स्थान पर आईएसबीटी में ही बन रहे हैं।
इतना ही नहीं, हम जल्द ही अपने बस बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों का भी समावेश करेंगे। हमारी सरकार अपने कर्मचारी साथियों, चालकों, परिचालकों की समस्याओं से भी भली भांति परिचित है। अभी मुझे जहां हमारे परिवहन निगम से जुड़े हुए सभी हमारे जो यूनियन है, उन सभी यूनियन के लोगों ने मेरा स्वागत भी किया। साथ में मुझे अपने पत्र भी दिए हैं। निश्चित रूप से हम उनके पत्रों का भी आकलन करेंगे। साथ ही हमने डीए में चाहे बढ़ोतरी करनी हो, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना हो, या निगम में भर्तियों के माध्यम से मैन पावर की समस्या का समाधान करना हो, हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ उनके कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। हाल ही में हमने इस दीपावली के अवसर पर अपनी सेवाएं देने वाले चालकों, परिचालकों और तकनीकी कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि देने का भी फैसला किया है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान करने के लिए निरंतर प्रयास करेगी, और जहां हम सफल हो रहे हैं, आज 130 बसें हम अपने बेड़े में जोड़ रहे हैं, वहीं हमको बसों में या हमारे जितने भी बस स्टैंड हैं, रोडवेज के बस अड्डे हैं, नए ISBT हैं, उन सभी में, जैसा चमोली जी ने कुछ आपके समक्ष बातें रखी हैं, उन बातों को हमको जरूर ध्यान देना होगा, क्योंकि जितनी अच्छी हम सेवा देंगे उतना ही लोगों के बीच में हमारे प्रति लोगों का एक अच्छा भाव बनेगा। और ये जिम्मेदारी हम सबकी है, विशेषकर हमारे विभाग की है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर इसको पूरा करेंगे। अंत में मैं आज 130 बसों को राज्य को समर्पित करते हुए आप सभी से अनुरोध करता हूं कि पूरे प्रदेश के लोगों के लिए ये सेवा इस प्रकार की हो कि सभी परिवहन सेवा का अवश्य प्रयोग करें। शनिवार को देहरादून के सचिवालय में न्याय विभाग से संबंधित तमाम मुद्दों को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जहां सीएम धामी ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में राज्य से जुड़े तमाम मुद्दों में ठोस पैरवी की जाएगी। उत्तराखंड युवा राज्य है और राज्य के समग्र विकास के लिए हम सबको नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि न्यायालयों से संबंधित मामलों में कार्रवाई में तेजी लाने के लिए डिजिटल सुविधाओं का भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। रविवार को बसों के उद्घाटन के मौके पर मीडिया कर्मियों से जब बैठक को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कई मामले ऐसे हैं जिसे कोर्ट में मजबूरी से उठाने की ज़रूरत है, लिहाजा दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभी विभागों की समीक्षा होती है, तो उसमें हमारा जो ये न्याय विभाग है उसकी भी समीक्षा थी, और जो भी काम आगे किए जाने हैं, चाहे वो हाई कोर्ट में राज्य की पैरवी के मामले में, सुप्रीम कोर्ट में राज्य की पैरवी के मामले में, उनमें तेजी लाई जाए, उनमें यथासंभव जो कम्युनिकेशन है और बढ़ाया जाए, और अच्छी पैरवी करके राज्य के हित में फैसले हों तो हम लोग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम की मन की बात का 115वां संस्करण सुना। इस दौरान विधायक विनोद चमोली समेत कई पार्टी कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद रहे। हरिद्वार के भादराबाद स्थित पतंजलि विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में पतंजलि आचार्य कुलम का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम मनाया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। मौके पर स्वामी रामदेव ने मुख्यमंत्री सैनी का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सैनी ने आचार्य कुलम के विद्यार्थियों और गुरुजनों के साथ संवाद भी किया। अपने संबोधन में उन्होंने युवाओं को शिक्षा और संस्कारों के लिए जागरूक रहने की प्रेरणा दी। केदारनाथ उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख नजदीक आ गई है। वहीं कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए मंथन किया है। उधर उत्तर प्रदेश के महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव को भी सरकार ने कराने से इनकार कर दिया है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर एचएनएन ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से
खास बातचीत की है। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। तमाम तैयारियों को कांग्रेस कर रही है। इसी के साथ ही अन्य प्रदेश में काफ़ी ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लेकर आज हम बात करेंगे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत आपका चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, केदारनाथ उपचुनाव अब सिर पर है, कैसी तैयारियां कांग्रेस की हैं, क्या रणनीति रहने वाली है केदारनाथ में? हाँ, देखिए, निश्चित रूप से केदारनाथ उपचुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और कांग्रेस पूरी तरह इस चुनाव के लिए एकजुट भी है। आज भी हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की समन्वय समिति की बैठक हुई है जिसमें हमारे सह प्रभारी और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी और सभी सीनियर लीडर्स इसमें शामिल हुए हैं। एक रूपरेखा बनी है, रणनीति बनी है और जिस तरह से भाजपा धन बल का इस्तेमाल करती रही है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती रही है, सत्ता का दुरुपयोग करती रही है, उसको दृष्टिगत रखते हुए विस्तार से विमर्श हुआ है और सभी सीनियर लीडर्स को जिम्मेदारी दी गई है। सेक्टर वाइज हम काम करने जा रहे हैं, पोलिंग बूथ इकाइयाँ हमारी मजबूत हों, इस दिशा में जो हमारे नेता हैं या हमारे सहयोगी कार्यकर्ता हैं उनको साथ बैठकर आने वाले कुछ दिनों में हम एक और बैठक करेंगे। एक ठोस रणनीति तैयार की जाएगी और भाजपा का जो चुनावी इसके दौर में जिस तरह से उन्होंने माननीय मंत्रीगणों को सेक्टर वाइज जिम्मेदारी दी है, 5 मंत्री लगा दिए गए हैं, ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। लगातार भाजपा ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस कितना भी प्रयास कर ले लेकिन केदारनाथ भाजपा ही फतेह करेगी, क्या कुछ कहना है? हाँ, वो आरोप नहीं है, वो मैंने कहा ना कि जब बद्रीनाथ का उपचुनाव हो रहा था और मंगलौर का उपचुनाव हो रहा था तब भी उन्होंने यही बात कही थी और केदारनाथ के साथ वहाँ की महान जनता के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने खिलवाड़ किया है, आपदा से पूरा प्रदेश और पूरा केदारनाथ प्रभावित है। गौरीकुंड से लेकर सोनप्रयाग में स्थिति बदतर हो गई थी और आज भी इसमें कोई सुधार नहीं दिखाई दे रहा है, पलायन हो रहा है, बेरोजगारी है और दूसरी तरफ जो हमारे छोटे कारोबारी हैं जिनकी आय का जरिया यात्रा पर निर्भर करता है, यात्रा रूट डिस्टर्ब रहा है, ऑनलाइन जिस तरह से यात्रियों को अनुमति दी उससे भी उनके कारोबार में असर पड़ा है और मेरा मानना है कि जनता क्षुब्ध है, वो चाहती है, बदलाव चाहती है, विकास ठप है, उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं के साथ जिस तरह से आपराधिक मामले बढ़े हैं, जिस तरह से चुनाव के दौरान धर्म जाति की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इनका एक ही एजेंडा है और जनता समझ चुकी है और मेरा निश्चित रूप से कहना है कि कांग्रेस इस चुनाव में विजयश्री हासिल करेगी। पंचायत और निकाय चुनाव को सरकार लगातार टाल रही है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये आखिर कब तक? माननीय उच्च न्यायालय ने भी संज्ञान लिया है और निर्देश भी दिए हैं और हम भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार चुनाव से बचना चाहती है, डरी हुई है। लेकिन आखिर कब तक? चुनाव तो होना ही है और आज भी हमारी समन्वय समिति की बैठक में विस्तृत चर्चा हुई है। पर्यवेक्षक हम जनपदवार भेज रहे हैं, विधानसभा वार हमारे पर्यवेक्षक जा रहे हैं, जो नगर निगम है, हमारी नगर पालिकाएँ हैं, नगर परिषदें हैं, सभी साथियों के साथ विचार विमर्श करने के उपरांत रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपी जाएगी और हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी अब पर्यवेक्षक हैं वह वहाँ पर विस्तार से चर्चा भी करें और समय भी दें जिससे कि एक ठोस रूपरेखा हमारे सामने आ सके, कौन बेहतर उम्मीदवार हैं। अभी चुनाव
उसका जो हमारे जो चुनाव की जो किस तरह के प्रत्याशी होंगे ये तय नहीं हुआ है। किस कैटेगरी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे डिसाइड नहीं है, लेकिन हमारी तैयारियां पूरी हैं। सर, एक रोचक पहलू इस बार सामने आया है। निकाय और पंचायत तो समझ में आता है डिले सरकार कर रही है, लेकिन छात्र संघ राजनीति में भी अब कहीं ना कहीं सरकार इंटरफेयर कर रही है और छात्र संघ चुनाव को भी इस बार कैंसिल कर दिया गया है। क्या कहना है? देखिए, लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। संवैधानिक जो व्यवस्था है उस पर कुठाराघात भी है, हमला भी है, और युवा उद्वेलित हैं आज। लिंग 2 कमेटी की जो सिफारिश थी उसके अनुरूप इन्होंने चुनाव नहीं कराए, और आज पूरे प्रदेश में युवा वर्ग जो छात्र राजनीति में जिनका भूमिका रहती है, आज वो लोग सड़कों पर उतरने को बाध्य हैं। तो मेरा मानना है कि सरकार चुनाव से बचना चाहती है। सरकार जानती है कि जो भी छात्र संघ के चुनाव होंगे उसमें इनके द्वारा जो प्रत्याशी होंगे पराजित होंगे। डर और भय का माहौल है, इसलिए चुनाव से कन्नी काट रहे हैं। चलिए, से बात करने के लिए धन्यवाद। आज हमारे साथ थे यशपाल आर्य, नेता प्रतिपक्ष, जिन्होंने बात की केदारनाथ उपचुनाव को लेकर, छात्र संघ चुनाव में सरकार किस प्रकार से डिले कर रही है और तमाम विषयों को लेकर उनसे आज हमने चर्चा की। HNN 24/7 के लिए अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट अनमेश सजवाण के साथ मैं हिमांशु, देहरादून। कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर बिठा रही है। सरकार भ्रष्टाचार में अखंड तक डूब चुकी है। उन्होंने कहा है कि विभागों में काबिल अधिकारियों के होने के बावजूद भी प्रभारी अधिकारियों से जरूरी विभागों का संचालन कराया जा रहा है। सरकार प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का भी काम कर रही है। देखिए, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है। ये भ्रष्टाचार में संलिप्त है, चाहे वो भर्ती घोटाला हो, चाहे वो उत्तराखंड के प्राकृतिक रोजगार खनन को जो है अन्य राज्य की कंपनी को देने का काम हो, चाहे वो आबकारी नीति हो, उन सब जगह पर कहीं न कहीं स्पष्ट भ्रष्टाचार दिखता है। और सरकार ने प्रदेश की बेशकीमती ज़मीनों को कौड़ियों के दाम अपने चहीतों को देने का काम भी किया है, और एक बड़ा क्लस्टर तैयार किया जा रहा है 500 एकड़ के आसपास अलग अलग विभागों की ज़मीन को, उसको एक सरकारी संस्था को देकर, उसकी तैयारी गुजरात की एक संस्था को देकर एजुकेशन हब डेवलप कराने का है, जिसमें पूरा भ्रष्टाचार है। तो उसी क्रम में ये भी हैं जो भ्रष्ट। देखिए, सेवा विस्तार नियमावली जो बनी है, एक तो जो ये एक्सटेंशन है वो सेवा नियमावली विस्तार के खिलाफ है, उसकी नियमावली से बाहर है। दूसरी बात, सेवा विस्तार जो भी अधिकार निहित है सरकार को, इसलिए है कि कोई योग्य अधिकारी हो जिससे प्रदेश का फायदा हो रहा हो तो उसको सेवा विस्तार दिया जाता है 6 महीने का। लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों को सेवा विस्तार दिया जाना साफ साफ है कि वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं। केदारनाथ में उपचुनाव की घोषणा होते ही पक्ष विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमलावर है। वहीं प्रतापनगर से विधायक विक्रम नेगी का कहना है कि बीजेपी सरकार के शासन में जिस तरह का अत्याचार लोगों पर हुआ है उससे लोग काफ़ी नाखुश हैं। ये देवभूमि है, ये ज़्यादा दिन तक अत्याचार सहन नहीं करती। वहीं विधायक ने केदारनाथ उपचुनाव पर कांग्रेस की जीत का भी दावा किया है। देखो, अभी तो 3-4 महीने हुए बद्रीनाथ के चुनाव हुए, तो वहाँ भी तो यही कहा था भाजपा ने। मैं तो स्वयं प्रभारी था बद्रीनाथ चुनाव का, और वहाँ की जनता ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया। ये देवभूमि है, ये बहुत दिनों तक अत्याचार, अन्याय, झूठ बोलना, ये सब बर्दाश्त नहीं करती है। ज़मीन पे दिखना चाहिए अगर आप कुछ कर रहे हैं। केवल अखबारों में बने रहना और केवल टीवी चैनलों में बने रहने से और धरातल पे कुछ नहीं हो रहा, जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा। हमारा तो कहना है ये नया प्रदेश है, लोगों की अपेक्षाएं हैं, लोगों के सपने हैं, सरकार उनको साकार करने का काम करे।
देहरादून की मित्र पुलिस ने पटेल नगर क्षेत्र में ऑनलाइन सट्टा गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार करने में भी सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 6 लैपटॉप, 8 मोबाइल फोन और 1 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। हाँ, इसमें चूंकि दिवाली का त्योहार आ रहा है, काफ़ी सारा ये शिकायत आ रही थी कि अब जो है ऑनलाइन सट्टे पर एक जगह पटेल नगर में शिकायत थी कि वहाँ पर ये संचालित हो रहा है, जिसमें बाहर के काफ़ी लोग आके रुके हुए हैं। इसकी सूचना पर जो है क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में तलाशी ली गई, तो वहाँ पर पाया गया कि जो है विन i20 ऐप करके एक बनाया गया था, जिसके माध्यम से विभिन्न कस्टमरों को ऑनलाइन जोड़ा गया था और इसके माध्यम से वो अलग अलग प्रोसेस के माध्यम से उनको आईडी क्रिएट करते थे और ऑनलाइन पैसा जो है जमा होता। इसमें कुछ अकाउंट नंबर भी पता चले हैं, जिसमें सट्टे की राशि जो खेलने की जो राशि थी वो अकाउंटों में जमा हो रही थी, उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। मौके से इनसे 1 लाख करीब नगद जो है मिला है, जो विभिन्न इनके कमीशन के माध्यम से इनको मिलता था। प्रारंभिक पूछताछ में इनके द्वारा पता चला है कि इस तरह से ये आगे के चैनल से जुड़े हुए हैं, इस तरह के ऐप्स के माध्यम से, और अपने अपने कस्टमर बनाते हैं और उनका एक निर्धारित शेयर होता है, जिनको कटने के बाद बैंक अकाउंट में मिल जाता है। जो जानकारी इनसे मिली उसके आधार पर आगे भी काम कर रहे हैं। इनसे भी 6 लैपटॉप और 8 मोबाइल फ़ोन बरामद किया, जिस पर ये सट्टे का ऑनलाइन हरिद्वार जेल से फरार कैदी रामकुमार को पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेशी के बाद कैदी को वापस जेल में भी भेज दिया गया है। वहीं दूसरे फरार कैदी पंकज की अभी भी तलाश जारी है। बता दें कि 11 अक्टूबर की रात को रोशनाबाद जेल से दोनों कैदी फरार हो गए थे। चंपावत जिले के बहाकोट ब्लॉक में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार शाम गुलदार ने एक बुजुर्ग महिला पर हमला कर उसे घायल कर दिया, जिसे इलाज के लिए उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गुलदार पहले भी 4 बकरियों को निवाला बना चुका है। ग्रामीणों ने वन विभाग से जल्द गुलदार को पकड़ने की भी मांग की है। ट्रीटमेंट दे दिया है, स्थिति ठीक है, कंट्रोल में है, ज्यादा चोट नहीं आई है, पर एक बार अभी चंपावत में फिजिशियन के लिए रेफर कर रहे हैं। करीबन 7:30 से 8 बजे के बीच में वहाँ पर गुलदार के द्वारा इनको घायल किया गया है, जिनको वहाँ से गाँव से यहाँ लाया गया संडे के दिन, और इनका यहाँ पर लोहाघाट चिकित्सालय में उपचार किया जा रहा है। हाँ, तो इसके लिए हम लोग अब मौके में जाके उसमें ट्रैप कैमरा या इत्यादि जो भी होता है, जिससे कि उसके मूवमेंट के बारे में जानकारी ली जाएगी कि क्या इसका मूवमेंट है, और उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। रात लगभग 8 बजे की घटना है। गुलदार बकरी को गोठ किया था। इसी बीच महिला देव की देवी बकरी की आवाज़ सुनकर बाहर आई, तो गुलदार बकरी को छोड़कर महिला पे झपट गया। इसी बीच अड़ोस पड़ोस के द्वारा हल्ला गुल्ला करने पे गुलदार गांव की ओर भाग गया। तो फिर आपने वन विभाग की जा रही, तो वन विभाग द्वारा मौके पे अभी आया गया है। उनके द्वारा आर्थिक सहायता भी दी गई है। बाकी मुआवजा वो मेडिकल रिपोर्ट देने के बाद उपचार अभी लोहाघाट सामुदायिक से चंपावत डिस्ट्रिक्ट में रेफर किया जा रहा है। और बाकी हमने वन विभाग से मांग की है कि गांव में पिंजरा लगाया जाए, और इससे जिससे कि गांव का माहौल सही हो।